Hi Biohits. I scored 95 on 100 in my class 12th biology boards and 95 on 100 in my class 12th physics exam as well. And I also scored 10 CGPA in my class 10th. So today we are going to study sexual reproduction in flowering plants. If you guys like it, please like, share and subscribe to my channel. That's it. So let's start. सबसे पहली बात तो एक फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टेमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग कहते हैं कार्पेल या पिस्टल। तो पहले हम स्टेमन की बात करेंगे। जो स्टेमन होता है वह उसका एनसीईआरटी में टीएस दिया हुआ है। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ये पार्ट होता है एंथर, जो कि बाइलोब्ड है। एनसीईआरटी के हिसाब से बाइलोब्ड मतलब दो लोब्स वाला, एक ये लोब और एक ये लोब, और ये पार्ट पूरा होता है फिलामेंट। ठीक है। अगर हम इस पूरे पार्ट का टीएस करके देखें, तो इस पार्ट को ये ऊपर वाले एरिया से ऐसे घुमा के ऐसे रख दो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो पार्ट है ये इसके दो लोब्स है, ये वाला लोब ये रहा और ये वाला लोब ये रहा। ठीक है। हर लोब के अंदर दो और थीकाज होते हैं, मतलब ये एक लोब है, इसके अंदर ये दो थीका, फिर ये एक लोब है, इसके अंदर ये दो थीका। इसलिए एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन्ड है कि ये टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैविंग टू थीका, दैट इज दे आर डाइथीकस। ये एक लोब में दो थीका। ठीक है। एक लोब दो थीका, एक लोब दो थीका। तो ये जो चार स्ट्रक्चर्स है ये सारे एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये एक मैक्रोस्पोरेंजियम है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है और ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया बेसिकली है क्या, इससे आगे जाके मेल गैमीट बनता है। ठीक है। ये फर्दर पोलन सैक का फॉर्मेशन करता है, लेकिन माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब मेल गैमीट, और एक और वर्ड जो हम आगे यूज़ करेंगे मेगास्पोरेंजिया, उसका मतलब होता है फीमेल गैमीट। ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया से मेल गैमीट आगे फॉर्म होगा। अब अगर हम यहाँ से एक माइक्रोस्पोरेंजिया उठा के देखें, ये वाला एक माइक्रोस्पोरेंजिया उठा लिया हमने। ठीक है। तो ये चार लेयर्स से बना हुआ है। ये बाहर वाली लेयर, एक उसकी अंदर की लेयर, एक उसके अंदर और एक सबसे अंदर। ठीक है। तो ये क्या चार लेयर्स है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और सबसे अंदर वाली टेपिटम। ये जो चीज़ है ना कि माइक्रोस्पोरेंजिया की चार लेयर्स और आगे मैं उसके फंक्शन बताऊंगी, ये पूरा बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ये ज़रूर पूछता है बोर्ड्स में किसी ना किसी फॉर्म में। तो अब ये जो चार लेयर्स है, इनमें से ये जो तीन लेयर्स है, इनका जस्ट जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन का होता है और डेहिसेंस ऑफ एंथर का। किस किस चीज़ का, प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस ऑफ एंथर क्या होता है, ये जो एंथर है हमारा, इसके अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे। बाद में जब वो ड्राई हो जाएगा ना, जब ये थोड़ा मैच्योर होगा, ड्राई होगा, तो वो पोलन ग्रेन्स शेड करना शुरू कर देगा। ये सारे पोलन ग्रेन्स अलग अलग हो जाएंगे और वो शेड करना शुरू करेगा पोलन ग्रेन्स अपने। उसको बोलते हैं डेहिसेंस, कि वो ड्राई होकर उसने अपने पोलन ग्रेन्स शेड करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो बाहर की तीन लेयर्स प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। जो टेपिटम है, इसका फंक्शन होता है नरिशमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनना। ठीक है। तो ये पूरी चीज़ की क्या चार लेयर है और उनके फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपसे नॉर्मली पूछेंगे कि कौन सी चार लेयर्स है, उनका फंक्शन बताओ, तो आप ये चार ही बताओगे बोर्ड्स में। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं एक और चीज़ बताती हूँ जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, लेकिन उसे आपने आंसर में मेंशन नहीं करना। इसके बीच में ना, जब ये यंग हो जाता है, एक और टिश्यू की लेयर आती है, उसे बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछेंगे आपने इन चार लेयर्स के बारे में ही बताना है। तो आप ये डायग्राम देख पा रहे हो एनसीईआरटी का। इसका सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम लेयर, फिर मिडिल लेयर और फिर टेपिटम। और टेपिटम के अंदर आप देख पा रहे हो एक स्पोरोजिनस टिश्यू है ना। तो अगर आपसे प्रॉपरली पूछे, क्वेश्चन समझ के पढ़ना, खाली चार लेयर मेंशन करते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सारी लेयर्स बताओ और फिफ्थ वाली भी बताओ या कुछ, तो आपने स्पोरोजिनस टिश्यू भी बताना है। फिर एक बीच में कनेक्टिव एपिडर्मिस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नीट के हिसाब से अगर आपने डायग्राम जब पढ़ने होते हैं उसके हिसाब से। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
अब क्या है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया कि ये स्पोरोजेनस टिश्यू बीच में एक होता है ना, वो जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं और पोलन मदर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मदर है, इससे आगे गैमीट फॉर्म होगा। ठीक है, तो स्पोरोजेनस टिश्यू को मेगास्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल भी बोलते हैं। इसके अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस। अच्छा, अगर आपको नहीं पता तो मैं एक फैक्ट बता दूं, दो चीजें होती है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस होती है जब हमने सेल नंबर बढ़ाना होता है बिना क्रोमोसोम का नंबर हाफ करे, मतलब अगर 2n सेल है तो वो अपना नंबर बढ़ा देगा, 2 सेल डिवाइड होके 2n बनेंगे, फिर ये फर्दर 2 सेल, ये माइटोसिस। मियोसिस होती है जब आपने एक सेल को 2 में डिवाइड किया, इनिशियली 2n था, बाद में वो nn हो गया, इससे भी नंबर बढ़ रहा है, लेकिन जो जीन का नंबर, क्रोमोसोम नंबर होता है, डीएनए नंबर, वो हाफ हो जाता है। ठीक है, तो स्पोरोजेनस टिश्यू में मियोसिस होती है और वो आगे फॉर्म करता है माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। ठीक है, टेट्राड मतलब 4, तो माइक्रोस्पोर 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म करेगा स्पोरोजेनस टिश्यू। अब हर स्पोरोजेनस टिश्यू का जो सेल है, हर सेल, उससे माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म होता है, इसलिए उसे पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर, इस केस में माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हर सेल फंक्शन कर रहा है, इसलिए ये वर्ड स्पेसिफिकली स्पोरोजेनस टिश्यू के हर स्पेसिफिक सेल के लिए। अब क्या होगा, जब एंथर मैच्योर होता है उसके अंदर डिहाइड्रेशन होती है, मतलब इनिशियली ये एक साथ थे, बाद में डिहाइड्रेशन हुई, सारे माइक्रोस्पोर एक दूसरे से सेपरेट होके अलग अलग डिहाइड्रेट हो जाएंगे और पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डिहाइड्रेशन के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, और एक्चुअल में ये जो पोलन ग्रेन है ये ही मेल गैमीट को रिप्रेजेंट करता है। तो मेल गैमीट एक्चुअल में है क्या? पोलन ग्रेन। तो एक्चुअल में मेल गैमीट पोलन ग्रेन के अंदर होता है, लेकिन यहाँ बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बोला। तो हुआ क्या, स्पोरोजेनस टिश्यू या एमएमसी या पीएमसी में मियोसिस हुई, उसने माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म किया, फिर मैच्योर होके डिहाइड्रेट होने के बाद एंथर में वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गया, और ये जो पोलन ग्रेन है ये हमारे मेल गैमीट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम इस पोलन ग्रेन को बिल्कुल ब्रीफली पढ़ेंगे। तो जो पोलन ग्रेन है वो हमारी 2 लेयर्स का बना हुआ है, आउटर एक्साइन लेयर जो कि डिसकंटिन्यूअस होती है, ठीक है, और इनर इंटाइन लेयर जो कि थिन और कंटिन्यूअस लेयर है। ठीक है, आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन। जो एक्साइन है वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के हिसाब से, बहुत ज़्यादा, 110% पूछा जाएगा। इस स्पोरोपोलिनिन, इसकी कुछ स्पेशलिटीज़ आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, जैसे ये जो है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलीज, और ये किसी भी एंजाइम के उसमें डिग्रेड नहीं होता प्रेजेंस में, इसलिए इसको जो है ना हम लोग मतलब फॉसिल की तरह भी प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी बातें आपके उसमें पूछी जा सकती है, लेकिन स्पोरोपोलिनिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्पोरोपोलिनिन जहाँ पे लेयर नहीं होती स्पोरोपोलिनिन के एक्साइन में, इसे हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, तो ये पूरा क्या पार्ट है, ये पूरा है एक्साइन का पार्ट, और ये जो इनर थिन कंटिन्यूअस लेयर है उसे हम लोग बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, अच्छा, इंटाइन किससे बनी होती है? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो ये इस तरीके से भी आ सकता है कि डिफाइन 2 लेयर्स ऑफ पोलन ग्रेन विद एंड एक्सप्लेन। तो एक्साइन बता देना, इंटाइन बता देना, किससे बनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये इनकंटिन्यूअस होती है, ये कंटिन्यूअस होती है, और ये सेल्यूलोज पेक्टिन की बनी है, स्पोरोपोलिन की बनी है, सब चीज़ें बता देना। तो ये क्या थी, पोलन ग्रेन की 2 लेयर्स है ना। तो अब जब हमारा ये पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाएगा, ये 2 टाइप के सेल्स कंटेन करता है। कौन कौन सी? वेजिटेटिव और जनरेटिव। अब आप एनसीईआरटी के डायग्राम की तो फोटो देख ही पा रहे हो, उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो वेजिटेटिव सेल होता है वो यूजुअली बड़ा होता है और उसके अंदर अबंडेंट फूड मटेरियल होता है, और उसका जो न्यूक्लियस है वो लार्जली इरेगुलर है, जो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो जनरेटिव सेल है वो यूजुअली छोटा होता है
और उसका जो और वो जो है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता है, ठीक है। अब हमें इसके बाद क्या बता रहे हैं, जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल स्टेज। ये बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये एज अ स्टेटमेंट आ जाता है कि बताओ 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल स्टेज पे शेड होता है या 3 सेल स्टेज पे। तो आपने बताना है कि 2 सेल्ड वाला सही है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंजियोस्पर्म्स है, मतलब हमारा जो पोलन ग्रेन है या तो 2 सेल्ड हो सकता है या 3 सेल्ड हो सकता है। मतलब एक मेल गैमीट और एक हमारा दूसरा जो इसके साथ होगा, और 3 सेल मतलब एक मेल गैमीट और बाकी 2 सेल इसके साथ दूसरे होंगे। तो लेकिन 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल स्टेज पे शेड होता है पोलन ग्रेन। जब वो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव की ओवरी में एंटर करेगा ये पोलन ट्यूब के थ्रू, तो वो 2 सेल स्टेज मतलब शेड हो जाएगा 2 पार्ट्स में और फिर अंदर जाएगा, ठीक है। फिर आपको बताया हुआ है कि पोलन ग्रेन से बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, वो सब आप रीड कर सकते हो। एक और चीज़ जो हमने पार्थेनियम या कैरेट ग्रास मेंशन्ड है उसके अंदर, इम्पोर्ट करी थी वीट के साथ, उसकी वजह से भी पोलन एलर्जीज होती है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगली चीज़ आप देखोगे कि पोलन कंजम्पशन जो है वो एक्टिविटी इंक्रीज करता है एथलीट्स की, लेकिन ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है आपके एनसीईआरटी के अंदर कि जो पोलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है, इसका मतलब ये कि पोलन ग्रेन को आप बाद में कितनी देर तक यूज़ कर सकते हो, जिस टाइम तक यूज़ कर सकते हो, वो डिफरेंट होती है हर ग्रेन की। फॉर एग्जाम्पल इन सम सीरियल्स राइस एंड बीट पोलन ग्रेन की वायबिलिटी जो है 30 मिनट्स के अंदर खराब। मतलब आप पोलन ग्रेन एक्सट्रैक्ट करोगे और अगर उसे 30 मिनट्स तक यूज़ नहीं किया तो उसकी वायबिलिटी चली गई, उसे आगे फर्दर यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ मेंबर्स में रोजेशी, लेग्यूमिनेशी और सोलिनेशी के जो मेंबर्स हैं उसके अंदर मंथ्स तक वायबिलिटी रहती है। ये जो है हमारा मेनली बोर्ड्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। फिर आप देखोगे आगे लिखा हुआ है ये लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम लोग अपनी पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। किस टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। तो हाँ, ये दोनों चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, नीट भी और बोर्ड्स भी। तो मैं अब आपको अगले वीडियो में बताऊंगी मेगास्पोरोजेनेसिस एंड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेल गैमीट से रिलेटेड हमारा पूरा ख़त्म हो गया। तो हाँ, बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। ऑल्सो आप लोग मुझसे फ्री में डाउट्स पूछ सकते हो मेरे इंस्टा चैनल पे या कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के।